पार्ट है उस क्वेश्चन में, कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट क्या है? अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम ब्राउन एसिड इज की एलिमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी। तो पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ब्राउन एसिड से कैसे इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बूस्ट मिला है या फिर बढ़ा है, वो वाला पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा उसका एडवांटेज बताना है, ब्राउन फिल मोनेटाइजेशन। दूसरा हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशन, डिफरेंस बता देंगे कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट और फिर अच्छा। एसेट में। हाँ, हम्म। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में फिर सिमिलर पॉइंट हो जाएंगे ना। वैसे कभी हम लोग अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम ब्राउन फिल एसिड किया। हाँ, यही तो मैं चेक कर रहा था आपका। जो पहला पॉइंट है ना, वो दूसरा पॉइंट आपस में मैच करेगा। लेकिन जानते क्या है, अब इस कंडीशन में मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम ब्राउन फील्ड एसेट्स को अनलॉक करते हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड बोल रहा है एसेस द एडवांटेज ऑफ ब्राउन फील्ड मोनेटाइजेशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट। जानते हैं इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। जानते क्या है, बेसिकली 4 पार्ट है इसकी, आप मिस कर रही है एक पार्ट है। फिर से आप एक पार्ट मिस किए ना, इसीलिए दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए क्या है ना कि मैं आपको एक दिन क्या है ना बताऊंगा, पूरा एक कीवर्ड है। अरे ये डायरेक्टिव वर्ड्स बेसिकली। ये बताइए, फर्स्ट बोल रहा है कि ब्राउन फील्ड एसेट्स क्या कैसे की एलिमेंट्स है। ये तो ठीक है ना, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सेकंड बोला एसेस है। एसेस मीन्स व्हाट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ है। कि क्या उसके एडवांटेज है और फिर क्या उसके कंसर्न्स भी है ब्राउन फील्ड मोनेटाइजेशन के, जो एसेस बोला है ना। फिर हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या है आपको कीवर्ड थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, आप कीवर्ड थोड़ा मिसमैच कर रहे हैं बीच बीच में। तो अब देखिए, चूंकि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए हैं, 4। तो इस कंडीशन में क्या है ना कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसको आप इंट्रोडक्शन में ही मिक्स कर दीजिए। हाँ, कि ब्राउन फील्ड एसेट्स क्या होते हैं। ब्राउन फील्ड एसेट वो जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रहते हैं, उसी को गवर्नमेंट कुछ मॉडर्नाइज कर देगी, रीस्ट्रक्चर कर देगी और उसको फिर वो हाँ, तो यहाँ पे ये बताइए अनलॉकिंग का मतलब क्या है। अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम ब्राउन फील्ड एसेट्स। जो ब्राउन फील्ड एसेट है उनकी जो वैल्यू है उसको हमको यूज करना है। क्या करना है? बना हुआ है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है उसको, या फिर तो बेचना है और वहाँ से पैसे लेना है सरकार को। हाँ, तो ये है। तो आप इसको जो है ना इंट्रोडक्शन में मिस करके लिख सकते थे फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि इसके 4 पार्ट बन गए ना, इसलिए। हाँ, अब बताइए कि इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये रहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो एसेट का या कैपिटल क्रिएशन होगा गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, ओके। फिर रिसोर्स का इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। लेकिन एक मेजर चीज आप नहीं बता रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। जानते हैं क्या? हाँ, इससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बेचेगी ना ये, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट बढ़ेगा, तो मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाँ, अब बताइए डिफरेंस में जो है ना, आप इसको छोड़े क्यों थे यार? ये क्या हुआ मुझे मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैंने पहले स्टार्टिंग में जैसे शायद 11 से शुरू करा था इसमें, फिर उसके बाद अच्छा, ये बताइए आप एग्जाम में कहाँ से कापी चेक करेगा आपका? फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये बताइए कि यदि पहले इंप्रेशन को खराब कर देंगे आप, तो आपको लास्ट में कितना भी आंसर अच्छा लिख लेंगे ना, आपको मार्क्स कैसे देगा आप ये बताइए। तो आपकी अप्रोच ही गलत है एक्चुअली। अब ऐसा कभी मत करना है। मतलब बीच के आंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा,
शुरू का और लास्ट का आंसर जो है ना आप बेटर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर एक लाइन से ही स्टार्ट करके चेक करना है, वो पीछे से स्टार्ट नहीं करके चेक करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए। तो फिर कैसे क्या करूँ, मतलब जैसे मैं पहले फर्स्ट से लेकर के 10th तक पूरे करूँ, हाँ फिर 11th पे जाऊँ, क्योंकि मेरा ये ऐसा सोचना था उस समय कि 11 से 20 करूँगी तो 20 मार्क्स में है, तो मेरा पूरा हो जाएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, नो डोंट फॉलो दिस अप्रोच। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर लगातार धीरे बढ़ते जाइए, लगातार टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल जो है। बट ऐसा हो रहा है ना कि फिर मेरे पीछे कुछ छूट जा रहे हैं, कुछ तो मेरे छूट ही रही है, और बीच के कभी मुझे नहीं तो कुछ अब नहीं proper छूटेगा ना, टेंशन क्यों लेते हैं, अब नहीं छूटेगा। मैं आपको 4-5 दिन ट्रेन कर दूंगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पे। हाँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आज ना, 1-2 क्वेश्चन, आप उसको मेरे तरीके से लिख के बताना है, केवल केवल 1-2 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको 6 मिनट के अंदर मेरे तरीके से लिखना, मेरे तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट पॉइंट एग्जाम्पल। फिर देखना आपको 4-5 दिन में ट्रेन कर दूंगा, आप क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप करते चलिए ऐसे। अब बताइए इसके डिफरेंस में क्या ले सकते थे आप, बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आवाज नहीं आ रही यार। अब आ रही है। हाँ हाँ आज की कट रही है। हाँ आ रही है। हाँ, कन्वेंशनल जो रहेगा वो ग्रीनफील्ड, मेजरली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रहता है, और और ये जो ब्राउनफील्ड रहेगा वो एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। देखिए डिफरेंस क्या। फिर इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस क्या है बताइए ब्राउन फील्ड में और कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट में, मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जानते क्या, जो ब्राउन फील्ड मोनेटाइजेशन है ना, इसमें जो है गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को मेंटेन रखती है, लेकिन कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट प्लेयर को। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हाँ तो देखिए क्या है, देखिए बात सिंपल सी है कि जो कॉपी चेक होती है ना, वो क्या है कि मॉडल आंसर से कॉपी चेक होती है आपकी यूपीएससी की। तो क्या है कि अगर उनको ये कीवर्ड नहीं मिलेगा ना आपके आंसर में, वो मार्क्स देगा ही नहीं, 0.5 मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा वो। तो आप चीज़ों को समझिए। हाँ कि जो किसी क्वेश्चन की मेजर डिमांड है ना, उसको जरूर लिखिए यहाँ पे। और इसके लिए प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन डेली दूंगा। अब आज से आपको 2 क्वेश्चन डेली लिखना है, मेरा क्वेश्चन, फिर देखता हूँ कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ। देखना आप जो क्वेश्चन छोड़ने की जो हैबिट है ना, वो खत्म हो जाएगी। अब बताइए इसके कंक्लूजन में क्या ले सकते हैं आप। Modernize the existing infrastructure as well as freeze the fiscal deficit of India. तो ये तो आप एडवांटेज में ऑलरेडी लिखे हैं। जैसे आपने बताया, मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको फिगर करना है। देखिए जानते क्या है, देखिए हमेशा जो आप बॉडी पार्ट में एक पॉइंट लिखेंगे ना, उस पॉइंट को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कभी नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इंट्रो और कंक्लूजन का मार्क्स देगा ही नहीं एग्जामिनर, वो केवल बॉडी पार्ट से देगा, हो गया। तो इसलिए क्या है ना कि आप हमेशा अपने इंट्रो और कंक्लूजन को बॉडी पार्ट से अलग बनाइए। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि देखिए क्या है, जो ब्राउन फील्ड मोनेटाइजेशन है ना, ये जो है ना कम्प्लीमेंट कर सकता है कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट को, व्हिच विल फर्दर हेल्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑफ इंडिया, व्हिच इज द इंजन ग्रोथ ऑफ इंडिया। हाँ ऐसे कि ये जो ब्राउन फील्ड है ना, ये कम्प्लीमेंट करेगा कन्वेंशनल डिसइन्वेस्टमेंट को, व्हिच विल लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हिच इज ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है ना अल्टीमेट वेलफेयर होगा, अल्टीमेट ग्रोथ होगा इंडिया में, समझ रहे हैं ना। तो
देखिए ऐसे कुछ जो है ना थोड़ा सा ट्राई किया कर, ये जो मैं बताता हूँ आपको ना ये सब चीज़ें माइंड में सेट कर लिया करें आप, ये कहना आपको काम आएगा। हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, पढ़िए। Identify the structural factors underlying persistent farm distress in India. How does the Prime Minister Dhanbhani Krishi Yojana seek to strengthen the agricultural ecosystem in this country? इसमें पूछ रहा है, पहला वाला पार्ट है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या है जिसके कारण से फार्म डिस्ट्रेस इंडिया में, पहला। फिर उसके बाद धन्य धान्य कृषि योजना जो है वो कैसे स्ट्रेंथन करेगी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को। हाँ, मतलब बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। तो आप बताइए कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो, उसका डाटा बता देंगे कितना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, फिर से। मैंने यहाँ से शुरुआत कर, अब आ रही है? हाँ हाँ, मैंने तो यहाँ से शुरुआत करा था कि जो राइजिंग फार्मर सुसाइड है, दिस समवेयर शोज दैट द फार्म सेक्टर इज डिस्ट्रेस्ड या देयर इज प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है, हाँ लिख सकते हैं आंसर भी डाटा से, ठीक है, ओके। ओके, चलिए अब बताइए स्ट्रक्चरल फैक्टर में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फैक्टर इसमें आपने जो पहले मेरे को फर्स्ट टाइम फ्रेमवर्क बताया था, तो उसके हिसाब से स्टेक होल्डर अप्रोच भी कर सकते हैं ना कि कैसे कैसे लैंड के लेवल पे या फार्मर के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद नहीं, मैंने ये बताया था कि प्री हार्वेस्ट, हाँ, प्री क्रॉपिंग, ड्यूरिंग क्रॉप और पोस्ट क्रॉप, ये वाला अप्रोच आपको फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे बेटर होता है ये। आपको पॉइंट जन के में दिक्कत जैसे देखिए प्री क्रॉपिंग में क्या दिक्कत जानते क्या आती है? इरिगेशन में। ड्यूरिंग क्रॉप में मानसून डिपेंडेंसी, स्मॉलिंग फार्मर, है ना। फिर आउटपुट में मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है, लोग हाई कॉस्ट है, लो हाई इनपुट कॉस्ट है, ये सब दिक्कत आती है। अब चलिए कि ये वाला बताइए, प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है ये कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को? तो उसके अंदर में अब मैंने उस समय पे नहीं होने से बाद में मैंने पढ़ा था कि 100 जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट को ये वो फंड करेगा। तो यहाँ से जो भी एग्रीकल्चर पुअर एरिया है, प्रोडक्टिविटी लो एरिया है, उसको ये बूस्ट करेगा, इसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगा। हाँ, मतलब वही देखिए कि इरिगेशन को बढ़ाएगा, मार्केटिंग को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा, क्रेडिट को बढ़ाएगा, ये यही सब लिखना है। देखिए अगर मान लीजिए कि आप ना भी पढ़े होते इस क्वेश्चन को, तब भी आप यही पॉइंट लिखते हैं। क्रेडिट को बढ़ाएगा, मार्केटिंग को बढ़ाएगा, वैल्यू एडिशन को बढ़ाएगा, इरिगेशन को बढ़ाएगा, दैट्स इट। बात देखिए, कोई आप ये सोचिए कोई भी स्कीम बनाई जाएगी तो उसका क्या पर्पज होगा? ये तो पर्पज होगा जो प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ के जाएं आप, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ। बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको कल क्या बताया था, कभी भी जब पॉलिसी का क्वेश्चन हो तो क्या लिखना है कि द इंटेंशन बिहाइंड द पॉलिसी वाज गुड, नाउ इट्स इफेक्टिवनेस विल डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। लेकिन आप देखिए भूल गए हैं ना। थोड़ा सा उसको मेमोराइज कीजिए।